जब भी निम्न जाति के लोगों को देखता हूँ तो मेरी आंखें लाल हो जाती है, मेरी एक एक नाड़ियां उत्तेजित हो जाती है, क्रोध से मेरा भाव जो होता है बन जाता है और मेरा हाथ अपने आप तलवार के कि राजपूत वर्ग तो शुरुआती समय से ही खपा था। ये दिल्ली में भी हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे चौहान वंश का शासन था जी, राजस्थान वगैरह के क्षेत्रों में यहाँ पे कंप्लीट रूप से राजपूतों का शासन था। कहते हैं ना कि लूर लुफुत बाई मुहल्ले पर जाई, तो वही चीजों के नमाज होने के बाद दिल्ली का जो पश्चिमी फाटक है वो पश्चिमी फाटक पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता था क्योंकि सुल्तान की जो पद की जो गरिमा गिरी हुई थी उस गरिमा को धीरे धीरे ये फिर से सजदा के तौर क्या होता था, ये कोई भी व्यक्ति आता था इस पोजीशन में, देख रहे हैं ना, इस पोजीशन में सुल्तान के समझते हुए बलबन ने क्या किया कि चालीसा दल को समाप्त घोषित कर दिया कि अभी की दिल्ली में बैठा हुआ शासक यदि कमजोर होता था या शासक की मृत्यु हो जाती थी, यहाँ पर बैठे हुए जो उनके सिपा सलार लेकिन उत्तरी पश्चिमी सीमा पर हमेशा मंगोलों का खतरा बना हुआ रहता था। मुकबिर नाम का ये व्यक्ति क्या करता है कि तुगरिल बेग को पकड़ लेता है और तुगरिल बेग की हत्या कर देता है, जिससे बलबन ने भय का भी सहारा लिया, लोगों के मन में दहशत। अब आम जनता यदि मान लीजिए उपद्रवी तत्वों से अगर लूटी जाने लगे तो जाहिर सी बात है कि आम जनता के मन में जो होगा वो राजा के प्रति दास से लेकर के जो सुल्तान तक का सफर तय किए थे, इस दरमियान वो हर एक पद से वो लगभग गुजरे हुए थे, तो हर एक पद की लगभग बारीकी चीजों से तो वो परिचित थे ही। सुल्तान के पदों में हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे गिरावट आने लगी थी और नाइब जो था ये पद में धीरे धीरे वृद्धि। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह के बाद इल्तुतमिश के जस्ट बाद आते हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह। कुछ समय के लिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठे। राजा शिकार करने जाते थे तो उस शिकार का पूरी तरीके से बंदोबस्त करना, उसका पूरी तरीके से व्यवस्था करना, ये संपूर्ण जिम्मेवारी जो होती थी ये इसी पद पर बैठे हुए व्यक्ति की। बलबन का विरोध किया था, उन लोगों को उसी फट्टे में कील से ठुकवा देते हैं। अब लोग इस चीज को घटना को देख करके मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश। अगर आप हमारी बातों को मान गए तो ठीक है, नहीं मान गए तो चाकू मार करके, छुरा मार करके आपको अपनी बातें मनवा ही लेंगे। अब बलबन के विरुद्ध नहीं सोच सकता था कि इतना खूंखार शासक है, लोगों को सरेआम सड़कों पर कील से ठुकवा दिया। बलबन इन्होंने भी जैसे कि गुलाम वंश में जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी महत्वपूर्ण शासक हुए हैं उन सारे शासकों ने अपने जीवन की शुरुआत जो की है एक दास के तौर पे की है और उन लोगों ने अपनी योग्यता के बदौलत इस दास पद से सुल्तान पद तक का सफर तय किया है। इन्हीं लोगों में हम देखें तो प्रमुखता से जो गुलाम वंश के शासकों में नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं एक दास थे, इल्तुतमिश भी खुद एक दास थे और एक जो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं बलबन भी ये गुलाम वंश के एक दास ही थे, एक गुलाम ही थे, परंतु अपनी योग्यता के बदौलत इन्होंने इस गुलाम पद से सुल्तान पद तक की सर्वोच्चता को अपने लाइफ में, अपने जीवन में प्राप्त किया। इसके पीछे बहुत सारी वजह थी, बलबन की बहुत सारी योग्यताएं इसके लिए उत्तरदायी थी, बलबन की एक तरीके से कहे कि बहुत सारी सैन्य कुशलताएं इसके लिए उत्तरदायी थी। उन सारे चीजों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहला शासक आए थे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह के बाद इल्तुतमिश के जस्ट बाद आते हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह। कुछ समय के लिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठती है, रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह गद्दी पर बैठते हैं, बहराम शाह के बाद हम लोग देखें कि मसूद शाह गद्दी पर बैठते हैं, मसूद शाह के बाद नासिरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठते हैं और नासिरुद्दीन महमूद के बाद बलबन दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन होते हैं और एक तरीके से कहें तो गुलाम वंश की ये अंतिम महत्वपूर्ण शासक होते हैं। इसके बाद देखेंगे कि गुलाम वंश का मात्र इनका शासनकाल रहा है जो 1266 से लेकर के 1286 ईस्वी तक रहा है। इनके शासनकाल के मात्र कुछ ही समय के बाद 86 में इनकी मृत्यु होती है। 86 की मृत्यु के बाद देखेंगे कि 90 में ये दिल्ली सल्तनत से गुलाम वंश का अंत हो जाएगा और इसी के बाद देखेंगे एक नए वंश की स्थापना होगी। बलबन के शुरुआती जीवन के विषय में देखें तो शुरुआती विषय जीवन के बारे में उतनी कोई ठोस जानकारियां उपलब्ध नहीं है। हाँ, परंतु ये माना जाता है कि मंगोलों ने क्या किया था कि इनको पकड़ करके एक बार बगदाद के बाजार में बेच दिया। बगदाद के बाजार में जैसे ही बलबन को बेच दिया जाता है तो बलबन को वहां पर देख रहे एक व्यक्ति था जिनका नाम था जमालुद्दीन बसरी। जमालुद्दीन बसरी नामक व्यक्ति जो होते हैं बलबन को खरीदते हैं और खरीद करके वो गुजरात के भारत में लेकर के आते हैं, भारत में वो गुजरात में इन्हें लेकर के आते हैं। उसी दरमियान में 1232-33 ईस्वी की बात है कि इल्तुतमिश जो थे अपने ग्वालियर अभियान पर गए हुए थे। इल्तुतमिश जब अपने ग्वालियर अभियान पर गए हुए थे तो वहां पर उन्होंने बलबन को खरीदा और खरीद करके उसे अपनी सेना में शामिल कर लिए।
शीघ्र ही देखेंगे कि बलबन क्या होते हैं कि अपनी योग्यता के बदौलत ये अब इल्तुतमिश के काफी करीब आ जाते हैं। इल्तुतमिश के द्वारा इन्हें अपना सलाहकार, निजी सलाहकार, सर ए जानदार का भी पोस्ट दिया जाता है। अब ये इल्तुतमिश के उनके कार्यों में सलाह उपलब्ध कराने लगते हैं। बलबन मुख्य रूप से देखें तो ये बलबनी वंश के थे और इन्हें इलवरी तुर्क भी माना जाता है। इलवरी तुर्क, ये वही इलवरी तुर्क था जिस इलवरी तुर्क से इल्तुतमिश बिलोंग करते थे। ठीक है, अब उसके बाद इल्तुतमिश के ये करीब आते हैं। फिर अलग अलग शासकों के समय में देखेंगे कि अपनी योग्यता के बदौलत ये अलग अलग पदों को प्राप्त करते हैं। जैसे देखें कि रजिया सुल्तान के शासनकाल में देखें तो इन्हें अमीर ए शिकार का पद दिया जाता है। अमीर ए शिकार का जो पद होता था वो जैसे राजा शिकार करने जाते थे तो उस शिकार का पूरी तरीके से बंदोबस्त करना, उसका पूरी तरीके से व्यवस्था करना, ये संपूर्ण जिम्मेवारी जो होती थी ये इसी पद पर बैठे हुए व्यक्ति की होती थी। यानी रजिया सुल्तान के शासनकाल में इन्हें शिकार का पद दे दिया जाता है कि अमीर ए शिकार, आप उसका प्रधान रहोगे। अब राजा के उन शिकार से संबंधित जो भी मैनेजमेंट होंगी, जो भी व्यवस्थाएं होंगी, उन सारी व्यवस्थाओं को करने की जिम्मेवारी बलबन को सौंप दी गई। फिर देख रहे बहराम शाह के शासनकाल में इन्हें अमीर ए आखुर का पद दिया जाता है। अमीर ए आखुर ये दिल्ली सल्तनत के शासन व्यवस्था में हम देखेंगे कि एक महत्वपूर्ण पद होता था, जिस पद के तहत आखुर का अर्थ ही होता था घोड़ा, अश्व। ठीक है, यानी इन्हें अश्वशाला का प्रधान बना दिया गया। घोड़शाला का जो होता था उसे प्रधान बना दिया गया कि अब घोड़ों को रखने की जिम्मेवारी, उनसे संबंधित जो भी चीजें हैं, उन सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित स्वरूप देने की जिम्मेवारी वो सौंप दी गई बलबन को। क्लियर यहाँ तक। फिर मसूद शाह के शासनकाल में देखेंगे कि बलबन जो होते हैं चालीसा दल के सदस्य बनते हैं। ये चालीसा दल वही चालीसा दल था जो इल्तुतमिश के द्वारा 40 तुर्की सरदारों के द्वारा इस चालीसा दल का गठन किया गया था। अब उस चालीसा दल के एक सदस्य बन जाते हैं बलबन। खैर जो भी हो, एक तरीके से हम लोग देख रहे हैं ना कि बलबन की शक्तियों में धीरे धीरे कैसे बढ़ोतरी हो रही है। बलबन अपने शक्तियों को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे शासक बदलते चले जा रहे हैं वैसे वैसे शासकों के अनुरूप वो उनके पावर में भी वृद्धि होने लग रही है, उनकी शक्तियों में भी वृद्धि होने लग रही है। अब उसी के तहत फिर देखें तो नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में इन्हें नाइब का पद दिया जाता था। नाइब का जो पद होता था ये नया पद सृजित किया गया था जो उप सुल्तान का पद होता था। सुल्तान के बाद जितने भी दायित्व होते हैं उन दायित्वों को अंतिम रूप से निर्वहन करने की जो जिम्मेवारी होती थी इसी नाइब पद पर बैठे हुए व्यक्ति की होती थी। अब धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत की व्यवस्थाएं बदल रही थी तो अब इसका एक जो नकारात्मक परिणाम आ रहा था वो नकारात्मक परिणाम यह कि सुल्तान के पदों में हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे गिरावट आने लगी थी और नाइब जो था ये पद में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी थी। अब नाइब जो होता था अब सुल्तान से अब उनके सारे अधिकारों को अपने हाथों में इनडायरेक्ट वे में लेने लगा था। और दूसरी चीज सुल्तान जो था वो सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली बन चुका था नाइब के, जिसके तहत हम लोगों ने देखा कि मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद ये जो होते हैं इनके शासनकाल में कंप्लीट रूप से ये व्यवस्था जो होती है अब धीरे धीरे नाइब के हाथों में आ जाती है। फिर उन्हीं नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में इन्हें अमीर ए हाजिब का भी पद दिया जाता है। अमीर ए हाजिब का जो पद होता था कि जैसे कोई भी व्यक्ति यदि राजा से मिलना चाहता था तो उनके मिलने से कंप्लीट रूप से जांच पड़ताल करने की जो जिम्मेवारी होती थी ये अमीर ए हाजिब की ही होती थी और राजमहल की कंप्लीट रूप से देखभाल करने की भी जिम्मेवारी इसी अमीर ए हाजिब की होती थी। अब धीरे धीरे देख रहे हैं ना, बगदाद के बाजार से इनको शुरुआती समय मंगोल पकड़ करके बेच दिया। इल्तुतमिश इन्हें खरीद करके ले आते हैं, वहां पे लाया वो व्यक्ति अब धीरे धीरे उप सुल्तान तक पहुंच चुका था, उप सुल्तान तक का सफर तय कर चुका था। यानी इसकी शक्तियों में कितनी वृद्धि हुई थी और शक्तियों में वृद्धि हुई थी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह व्यक्ति जो थे एक पूरी तरीके से दास से लेकर के जो सुल्तान तक का सफर तय किए थे, इस दरमियान वो हर एक पद से वो लगभग गुजरे हुए थे। तो हर एक पद की लगभग बारीकी चीजों से तो वो परिचित थे ही, अवगत थे कि ये कहां पर कौन सी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है जो कहीं ना कहीं सुल्तान के उनके कार्यों में, उनके दायित्वों में अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश कर रही है, उनके समक्ष कई एक विषम प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न करने की कोशिश कर रही है। तो इन सारे चीजों से बलबन बखूबी तरीके से अवगत थे और यही सब उनका एक तरीके से अनुभव देखेंगे। अनुभव आगे चल करके जैसे ही वो सत्ता व्यवस्था को प्राप्त करेंगे तो सत्ता व्यवस्था को प्राप्त करने के बाद इन्हीं सब अनुभवों के आधार पर एक वो सुदृढ़ दिल्ली सल्तनत की
सत्ता व्यवस्था को पुनः स्थापित करने में कामयाब होंगे। तो बलवान शासक बनते हैं तो इनके सामने कई एक प्रकार की चुनौतियां थी, कुछ इनकी आंतरिक चुनौतियां थी, तो कुछ बंगाल के साथ चुनौतियां थी, तो कुछ मंगोलों के साथ चुनौतियां थी, इधर राजपूतानाओं के साथ इनकी अलग अपनी चुनौतियां थी। तो कई एक सारी विषम परिस्थितियों में इन्हें सत्ता व्यवस्था को मिला हुआ था। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि बलवान जैसे ही गद्दी पर पहुंचते हैं तो अब एक तरीके से इनके समक्ष एक और चुनौतियां थी कि इस्लामिक नेता के तौर पर भी इनको अपने आप को खुद को स्थापित करना था। तो इतनी सारी चुनौतियों को लेकर के बलवान दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करते हैं। अब इनकी चुनौतियों को एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो पहला, इस्लामिक नेता के तौर पे पूरे वैश्विक स्तर पर उस समय हम लोग देखें तो वैश्विक स्तर पर जो इस्लामिक नेता थे, मुख्य रूप से इस्लामिक नेता देखे तो मध्य एशिया के शासक हुआ करते थे, गजनवी वगैरह के, गोर वगैरह के, उन सब क्षेत्रों के शासक हुआ करते थे। परंतु हम लोगों ने देखा था कि चंगेज खां के आक्रमण के कारण, मंगोलों के आक्रमण के कारण मध्य एशिया जो था वो कंप्लीट रूप से बर्बाद हो चुका था। अब मध्य एशिया के शासक में इतनी कोई शक्ति नहीं थी कि वो इस्लामिक व्यवस्था को एक मूर्त स्वरूप प्रदान कर सके। तो इस्लामिक जगत में भी तो अभी एक ठोस ऐसे नेता के तौर पर तलाश थी जो उनके उन इस्लामिक दायित्वों को, उन इस्लामिक बातों को बड़े वो जोरदार ढंग से प्रसारित कर सके। उन्हीं के संदर्भ में देखें तो बलवान खुद को एक इस्लामिक नेता के तौर पर स्थापित करने में काफी हद तक कामयाब भी होते हैं। दूसरा, इनका देखें तो इनके सामने अन्य जो कई सारी चुनौतियां थी वो थी कि सुल्तान की प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना। सुल्तान के प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना, मेवाती डाकुओं का एक तरीके से विरोध करना, कटिहार के राजपूत सरदारों का दमन करना, हिंदू शासक के विरोधी गतिविधियों को करना, फिर से देखेंगे कि बंगाल का विजय करना, फिर मंगोलों की समस्या, ये कई एक प्रकार की इनकी अलग अलग चुनौतियां थी। एक एक करके हम इनकी चुनौतियों को देखें तो सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना। सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना, यदि हम बातें करें तो देख रहे हैं कि जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तो इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठती हैं। रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठती हैं, परंतु रजिया सुल्तान के से ही अगर हम बातें करें और इधर कंप्लीट रूप से नासिरुद्दीन महमूद तक, तो सुल्तान पद की जो गौरवशालिता थी उस गौरवशालिता में बिल्कुल गिरावट आई थी, पूरी तरीके से गिरावट आई थी, क्योंकि जो शासक बनते थे वो शासक अस्थिर थे, पहली चीजें। दूसरी चीजें थी कि अब सुल्तान का उतना अधिक वैल्यूएशन भी नहीं था। सुल्तान को अब नाइब का एक पद आ चुका था, नाइब का पद कंप्लीट रूप से दबा दे रहा था। तीसरी चीजें थी कि जो चालीसा दल के सदस्य थे, उन चालीसा दल के सदस्यों का एक तुर्की सरदारों का काफी बोलबाला हुआ करता था, जिसके कारण हम लोगों ने देखा कि सुल्तान के पद में धीरे धीरे गिरावट आने लगी। अब सुल्तान के पद में गिरावट आने लगी तो जाहिर सी बात है कि अब आम जनता में अब उस चीज का वो रुतबा नहीं रहेगा सुल्तान का जो पूर्व में इल्तुतमिश ने जिसे प्राप्त किया था। तो इल्तुतमिश के बाद पूरी तरीके से देख रहे हैं कि सुल्तान के पद में गिरावट आने लगी, उसके वैल्यूएशन में कमी आने लगी। तो उस वैल्यूएशन को पुनः प्राप्त कर लेना एक तरीके से यह बलवान के समक्ष एक बड़ी चुनौती उभर करके आई। दूसरा देखें, मेवाती डाकुओं का उस समय बड़ा बोलबाला था। ये क्या करते थे कि दिन दहाड़े आकर के दिल्ली में आकर के लूटपाट मचा दिया करते थे, लूट लिया करते थे। अब आम जनता यदि मान लीजिए उपद्रवी तत्वों से अगर लूटी जाने लगे तो जाहिर सी बात है कि आम जनता के मन में जो होगा वो राजा के प्रति वो एक तरीके से कहे कि विश्वास, या राजा के प्रति वो एक तरीके से हम कहे कि आत्मीय लगाव नहीं रह पाएगा, क्योंकि राजा उतना अधिक शक्तिशाली नहीं है। तभी तो बाहरी लोग आकर के आक्रमण करके लूट करके जा रहे हैं। मेवाती डाकू जो होते थे, आते थे, लूटते थे और जाते थे। तो इसका भय दिल्ली में बना हुआ था। इसका भय का आलम इतना जबरदस्त था कि दिन के नमाज होने के बाद दिल्ली का जो पश्चिमी फाटक है वो पश्चिमी फाटक पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता था, क्योंकि डाकुओं का आने का भय लोगों को बना रहता था। बलवान जैसे ही गद्दी में आते हैं तो उनके समक्ष ये चुनौती थी कि दिल्ली की जो जनता थी वो इन मेवाती डाकुओं से काफी अधिक त्रस्त थी। हालांकि जब बलवान इधर देख रहे हैं कि नायब के पद पर थे, अन्य अलग अलग चालीसा दल के सदस्य थे, तो उस दरमियान में भी उनके द्वारा इन डाकुओं के विरुद्ध में कार्रवाई की गई थी, परंतु उसमें उन्हें कोई खास सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। परंतु जैसे ही अब तो गद्दी पर आ चुके थे, अब हर चीज तो बलवान के नाम से ही होने वाला था। तो बलवान इस चीज को समझे और उन्होंने देखा कि जो ये डाकू थे वो आसपास के दिल्ली के उन जंगलों में रहा करते थे। उन जंगलों में रहा करते थे। बलवान ने क्या किया कि उन जंगल को चारों तरफ से घेर लिया और जंगलों को घेर करके उन जितने भी वृक्ष थे उन सारे के सारे जंगलों को कटवा दिया, वृक्षों को कटवा दिया। अब डाकुओं का रहने का कोई आश्रय तो था नहीं,
और जो जेल्स डाकू थे उन सारे लोगों की लगभग हत्याएं करवा दी गई, और जो महिला और बच्चे बचे उन महिला और बच्चों को उठा करके दासों के गुलामों के बाजार में बेच दिया गया। यानी इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो ये मेवाती डाकू संबंधी समस्या थी, बलवन किस हद तक कामयाब होते हैं अपनी इन समस्याओं से निदान पाने में। दूसरी अब इनकी समस्या थी कटिहार के राजपूतों की। इनकी भी अपनी एक अलग समस्या थी। समस्या यह थी कि राजपूत वर्ग तो शुरुआती समय से ही खफा था बलवन से, क्योंकि राजपूतों ने अपनी जो सत्ता व्यवस्था खोई थी, इस सत्ता व्यवस्था के खोने के पीछे जो सबसे मेन वजह था वो वजह था कि इस्लामिक सत्ता। भारत में हम लोग जो देख रहे थे कि जो भी यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में जो देख रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो इस्लामिक सत्ता की स्थापना हुई थी, ये दिल्ली में भी हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे चौहान वंश का शासन था जी। राजस्थान वगैरह के क्षेत्रों में यहाँ पे कंप्लीट रूप से राजपूतों का शासन था। इसे तो बोला ही जाता था राजपूताना। राजपूताना इसलिए बोला जाता था क्योंकि राजपूतों का गढ़ माना जाता था। यहाँ पर भी देख रहे हैं। फिर आप इधर देखिए कन्नौज वगैरह के साइड में, देखिए कन्नौज वगैरह के साइड में भी राजपूतों को, राजपूत जो थे वो राजपूतों की तो एक ऑलरेडी इनके ये अभी भी कंप्लीट रूप से कहे तो इस मुस्लिम और इस्लामिक सत्ता को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किए थे, और उन्हें जब भी अवसर मिलता था वो इनके विरुद्ध किसी न किसी प्रकार का षड्यंत्र कर करके इस सत्ता व्यवस्था को बेदखल करने की, सत्ता से हटाने की कोशिश में ये निरंतर प्रयासरत थे। एक बलवन के सामने ये भी एक चुनौती उभर करके आई, जिसे बलवन देखेंगे कि काफी एक तरीके से चुनौती को उस पर अंकुश लगाने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हिंदू शासकों के विरुद्ध गतिविधियां। हिंदू शासक उसी प्रकार से हिंदू शासक जो थे, अब इनको तो कहीं ना कहीं सेम उसी प्रकार की प्रॉब्लम था, जिसके तो आप देखें तो राजस्थान, मालवा, बुंदेलखंड, इन सारे की जगह के शासकों ने अपने आप को मजबूत किया और बलवन के समक्ष चुनौती देने के लिए कोशिश किया। परंतु इन सब चीजों पर देखेंगे कि अपनी सूझबूझ के बदौलत बलवन काफी हद तक कामयाब होते हैं और उन्हें कामयाबी भी प्राप्त होती है और इन सब समस्याओं से वो निजात दिलाते हैं। बलवन के समक्ष एक और जो महत्वपूर्ण चुनौती थी वह बंगाल की चुनौती थी। बंगाल के साथ बेसिक तौर पे समस्या क्या था कि ये आप देख रहे हैं दिल्ली, और ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं कंप्लीट रूप से बंगाल का। ठीक है, तो अभी का जो आप देख रहे हो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, फिर बंगाल, बांग्लादेश, ये सब हिस्सा जो आते थे बंगाल के अंतर्गत आते थे। अब होता क्या है कि बंगाल से अगर हम दिल्ली की दूरी देखें तो ये दिल्ली की दूरी बंगाल से काफी अधिक होती थी। जैसे ही हम लोग देखेंगे कि दिल्ली में बैठा हुआ शासक यदि कमजोर होता था या शासक की मृत्यु हो जाती थी या किसी प्रकार से शासक की शक्तियों में कोई परिवर्तन आता था, तो यहाँ पर बैठे हुए जो उनके सिपा सलार या उनके जो एक तरीके से कहे कि दूत होते थे या गवर्नर होते थे, उनके द्वारा स्वयं को दिल्ली से अलग कर लिया जाता था, दिल्ली से खुद को काट लिया जाता था और वे अपने वहां पर एक स्वतंत्र सत्ता, स्वतंत्र शासक की भांति कार्य करने लगते थे। हुआ भी बलवन के शासनकाल में भी यही, क्योंकि बलवन के पूर्व में देखे तो यहाँ पे असर खान नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने विद्रोह किया। फिर उनके बाद उनके देखेंगे कि ततार खान नाम का एक व्यक्ति आता है, वो भी विद्रोह कर देता है। तो उस ततार खान पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए तुगरील बेग नामक व्यक्ति को बलवन ने भेजा कि जाओ और जाकर के आप बंगाल पर अंकुश लगाओ, बंगाल पे आप नियंत्रण स्थापित करो। तुगरील बेग आते हैं और बंगाल पर अपना अधिपत्य स्थापित करने में सफल हो जाते हैं। ये तुगरील बेग बलवन के ही आदमी थे, बलवन ने ही भेजा था इन्हें। अब होता क्या है कि थोड़ा सा इस कहानी में अंतर यह आ जाता है कि तुगरील बेग कुछ समय के बाद खुद को स्वतंत्र कर देते हैं, ये दिल्ली से खुद को काट लेते हैं कि अब दिल्ली से हमारा कोई संबंध नहीं है, और वे एक स्वतंत्र शासक की भांति शुरुआत कर देते हैं। ये भारत में देखे तो एक और अलग घटना इसलिए थी कि अभी तक तुर्की सरदारों के द्वारा किया गया कोई विद्रोह नहीं था, परंतु तुर्की सरदारों के द्वारा किया गया यह पहला विद्रोह था। लास्ट बीपीएससी एग्जामिनेशन में पूछा भी था कि तुगरील बेग का विद्रोह किसके शासनकाल में से संबंधित है, तो बलवन से संबंधित है। क्लियर। अब बलवन के शासनकाल में तुगरील बेग विद्रोह कर देते हैं। अब इस तुगरील बेग को विद्रोह को दबाने के लिए बलवन क्या करते हैं कि फिर अब पहले अवध के सूबेदार को भेजते हैं, अवध के सूबेदार जाते हैं, परंतु उस विद्रोह को दबाने में उन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है। फिर अलग अलग लोगों को बलवन के द्वारा भेजा जाता है, परंतु बलवन को कोई खास सफलताएं प्राप्त नहीं होती है। तब अंतिम रूप से बलवन स्वयं निकलते हैं और बंगाल पर अभियान करते हैं। बंगाल पर अभियान करते हैं तो उसी समय क्या होता है कि तुगरील बेग जो होता है बलवन की आने की सूचना को पाकर के वो भागना शुरुआत कर देता है। वहीं पर एक व्यक्ति था मुकदीर नाम का,
मुकदिर नाम का ये व्यक्ति क्या करता है कि तुगरिल बेग को पकड़ लेता है और तुगरिल बेग की हत्या कर देता है, जिससे प्रसन्न होकर के बलवन के द्वारा इस मुकदिर नामक व्यक्ति को तुगरिल कुश की उपाधि दी जाती है। तुगरिल कुश का अर्थ हुआ कि तुगरिल का हत्या करने वाला। क्लियर? ये तुगरिल कुश की उपाधि से उसे नवाज देते हैं। फिर बलवन ने क्या किया कि बंगाल का जो सूबेदार था वो अपने पुत्र वो बुगरा खां को बना देते हैं। क्या बुगरा खां को यहाँ की जिम्मेवारी सौंप देते हैं और कहते हैं कि अब आगे से तुम ऐसा कोई विद्रोह नहीं करना। बलवन अच्छे तरीके से जानते थे कि अब पूरी तरीके से दिल्ली सल्तनत में अगर हमें बैठना है और बंगाल पे अपनी सत्ता व्यवस्था को स्थापित करना होगा तो एक तरीके से लोगों के मन में डर को बैठाना होगा। बगैर डर को बैठाए हुए हम अपनी सत्ता व्यवस्था को लंबे समय तक नहीं संचालित कर सकते। कहते हैं कि बंगाल से सड़कों पर ये लकड़ी के फट्टे ठुकवा देते हैं दोनों तरफ, और उन फट्टों में जो ये तुगरिल बेग के आदमी थे और बंगाल के जो लोगों ने विरोध किया था उन लोगों को उसी फट्टे में कील से ठुकवा देते हैं। अब लोग इस चीज को, घटना को देख करके मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, परंतु एक ये चीज इंपैक्ट जरूर रहा कि बलवन के प्रति अब चाह करके भी कोई नकारात्मक निगेटिव सोचने की हिम्मत नहीं कर सकता था। बलवन के विरुद्ध नहीं सोच सकता था कि इतना खूंखार शासक है, लोगों को सरेआम सड़कों पर कील से ठुकवा दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ा दहशत वाला माहौल बलवन ने वहां पर कायम कर दिया। बुगरा खां को वहां का जिम्मेवारी सौंपते हैं, परंतु बुगरा खां से भी कहते हैं कि देख लेना, तुम आगे चल करके इस प्रकार कोई विद्रोह मत करना, नहीं तो स्थिति परिस्थितियों से तुम परिचित हो जाओगे। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि बलवन जो होते हैं अपने इस बंगाल की समस्या को भी एक तरीके से दबाने में, बंगाल की समस्या का समाधान करने में वो सफल हो जाते हैं। क्लियर यहां तक बंगाल? अब नेक्स्ट आ जाते हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं मंगोलों के साथ समस्या। मंगोलों के साथ समस्या ये था कि इस समय जो हम देख रहे थे, बलवन के पहले साम्राज्य को हम देखें तो बलवन का जो साम्राज्य था एक तरीके से पूरा इतना तक विस्तृत हुआ था, बंगाल तक इनका तो साम्राज्य आ ही चुका था। अब इधर के हम देखें तो इनके खास करके जो उत्तरी पश्चिमी अब जो सीमा देख रहे हैं, इन उत्तरी पश्चिमी सीमा पर हमेशा मंगोलों का खतरा बना हुआ रहता था। मंगोल हमेशा आते थे और लूटपाट मचा करके चले जाते थे। तो बलवन ने क्या किया कि इन उत्तरी पश्चिमी सीमा से भारत को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए वो क्या करते हैं कि पहले यहाँ पर दुर्गों का निर्माण करवाते हैं, किलों का निर्माण करवाते हैं। जो पूर्व में निर्मित किले थे उन किलों का फिर से ये मरम्मत करवाते हैं। वहां पे बड़े पैमाने पे इनके द्वारा सैनिकों को वहां पे खड़ा कर दिया जाता है कि हाँ, आप खड़े होकर के इस दिल्ली सल्तनत की जो प्रवेश द्वार है, अब कम से कम मंगोल नहीं आएंगे, और मंगोल नहीं आएंगे तो हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बनी रहेगी। क्योंकि ये भी जानते थे मंगोल यानी बर्बर होता था, सब पूरी तरीके से तहस नहस, युद्ध, मारपीट, खून खराबा, इन सब में विश्वास करने वाले मंगोल होते थे। तो उनसे ये निपटने में के लिए पहले ये किले का निर्माण करवाते हैं। दूसरा देखते हैं कि बलवन के एक चचेरे भाई थे शेर खां। शेर खां को ये यहाँ पर नियुक्त कर देते हैं कि तुम्हारी जिम्मेवारी होगी, तुम ये उत्तरी पश्चिमी जो सीमा है, इस उत्तरी पश्चिमी सीमा को सुरक्षा उपलब्ध कराओ। यहाँ पर वो अपने चचेरे भाई शेर खां को नियुक्त कर देते हैं। कहते हैं कि शेर खां इतना अधिक ताकतवर था कि मंगोल सेना भी उनसे डरा करती थी। परंतु कुछ समय के बाद देख रहे हैं कि शेर खां की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही शेर खां की मृत्यु हो जाती है तो अब ये उत्तरी पश्चिमी जो सीमा हम लोग देख रहे हैं, इस उत्तरी पश्चिमी सीमा में कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती है। अब इस सीमा को फिर से सुरक्षित प्रदान करने के लिए बलवन के द्वारा हम लोग देखेंगे कि इस सीमा को दो भागों में बांट दिया जाता है। बड़े पुत्र को देख रहे हैं मुल्तान वगैरह, इन सब सिंध वगैरह का क्षेत्रों को सौंप देते हैं। छोटे पुत्र बुगरा खां को सुमाना, पंजाब, इन सब जगहों का क्षेत्रों की जिम्मेवारी सौंप देते हैं। अब बलवन के द्वारा अब कंप्लीट रूप से पश्चिमी क्षेत्रों पर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की पेशकश की जाती है। परंतु होता क्या है कि अब बलवन यहाँ पर दो प्रकार की नीतियों का फॉलो करते हैं मंगोलों के प्रति। एक तो वो कूटनीति का प्रयोग करते कि जो भी मंगोल नेता आक्रमण करने आता था उस मंगोल नेता को वो उपहार सौंपते थे तो वो उपहार लेकर के प्रसन्न होकर के चला जाता था। और जो व्यक्ति लगता था कि उपहार लेने से भी खुश नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे विरुद्ध निरंतर षड्यंत्र करता रहेगा, तो वो उसकी हत्या करवा देते थे। इसी प्रकार का प्रक्रिया, इसी प्रकार का प्रोसेस चल रहा था। बलवन के जो बड़े पुत्र थे नासिरुद्दीन महमूद देखेंगे कि वो इसी मंगोल आक्रमण का सामना करते हुए मारे जाते हैं। 1285 ईस्वी में देखेंगे कि मंगोल नेता तमर थे। तमर के नेतृत्व में मंगोलों का अटैक होता है और इस अटैक में महमूद जो होते हैं वो मारे जाते हैं। महमूद की मृत्यु हो जाती है, जो कि बलवन के लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से अपूरणीय क्षति कह सकते हैं।
क्योंकि उसके बाद बलवन फिर से दोबारा जल्दी उठे नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बलवन के लिए चुनौतियां थी, बलवन के लिए विशेष रूप से था। परंतु अब ये मंगोलों की जो समस्या थी, इस मंगोलों की समस्या से ये निजात पाने में काफी हद तक देखेंगे कि कामयाब भी हो जाते हैं। फिर देखेंगे कि यही जो महमूद थे, जो इन्हीं के दरबार में रहा करते थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जिनसे एक तरीके से कहे कि इन्हें अमीर खुसरो जिसका नाम तूतिए ए हिंद है, जिन्हें भारत का तोता भी कहा जाता है, इनके जीवन की शुरुआत जो हुई थी ये इसी महमूद के राज दरबार से हुई थी। और इसी महमूद के दरबार में एक और विद्वान रहा करते थे जिनका नाम था अमीर हसन देहलवी। अमीर हसन देहलवी जो थे वो इन्हीं के दरबार में रहा करते थे। क्लियर? अब बलवन जो थे, बलवन गद्दी को प्राप्त करते हैं तो इन्होंने अपनी सफर की शुरुआत एक दास के तौर पर, एक गुलाम के तौर पे किया था। तो जाहिर सी बात है कि अब इनको इस पदवी को ऊपर उठाना था। तो इस पदवी को ऊपर उठाने के लिए इनके द्वारा कई सारे प्रयास किए जा रहे थे। उन्हीं प्रयासों में देखें तो अब ये अपना जो खुद का ओरिजिन था वो जोड़ना शुरुआत कर देते अफरसियाब वंश से। अफरसियाब वंश देखेंगे तो यह ईरान का सबसे प्रतिष्ठित राजवंश था। देखेंगे फिरदौसी ने अपनी रचना शहनामा में भी इस चीज की चर्चा किया है कि बलवन क्या करते हैं कि स्वयं को इसी अफरसियाब से जोड़ करके बताते हैं कि मैं उस अफरसियाब वंश का व्यक्ति हूं। यानी अब सर्वोच्च इस्लामिक जगत का सर्वोच्च जाति, सर्वोच्च वंश, और उस वंश का जब बलवन खुद को बता रहे हैं कि मैं उसी वंश से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, तो जाहिर सी बात है कि आप जो सम्मान उस वंश को देते हो, आपके मन में जो एक तरीके से प्रतिष्ठा उस वंश के प्रति है, आपकी वो प्रतिष्ठा हमारे प्रति भी निकलनी चाहिए। और इसी संदर्भ में इन्होंने अपने आप को उस वंश से जोड़ दिया। फिर इनके द्वारा देखेंगे कि इनके ईरानी त्योहारों को भी मनाना शुरुआत कर दिया जाता है। जो प्रमुखता से त्योहार था नौरोज। नौरोज जो देखेंगे कि एक तरीके से यह ईरानी परंपराओं पर आधारित त्योहार होता था, जिस त्योहार को मनाने की शुरुआत बलवन के द्वारा ही की गई थी। बहुतेरों बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि नौरोज उत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो बलवन के द्वारा ही की गई थी। क्लियर? अब इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था में ईरानी जो रीति रिवाज थे, उन ईरानी रीति रिवाजों को इम्प्लीमेंट करना शुरुआत कर देते हैं। फिर इनके द्वारा जो एक तरीके से कहे सत्ता व्यवस्था की जो बागडोर होती है वो दैवीय सिद्धांत पर आधारित थी। दैवीय सिद्धांत यानी कहने का मतलब हुआ कि ये उस समय के पूरे मध्यकालीन में, इवन प्राचीन काल में भी हम लोग देख रहे हैं कि जो राजा होते थे, राजा अपने आप को दैवीय सिद्धांत के तहत स्थापित करते थे। दैवीय सिद्धांत कहने के पीछे जो मुख्य उनका वजह होता था वह यह कि लोगों के मन में जो देवताओं के प्रति सम्मान है, देवताओं के प्रति जो श्रद्धा है, वही श्रद्धा अब सुल्तान के प्रति भी निकले। इसीलिए दैवीय सिद्धांत को फॉलो किया। और इस दैवीय सिद्धांत के तहत इनके द्वारा देखेंगे कि इन्होंने दो उपाधि धारण की, एक नियामत एक खुदाई, नियामत एक खुदाई और दूसरा जिले अल्लाह। नियामत एक खुदाई जिसका अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। इन्होंने लोगों से कहा कि सुल्तान जो होता है यह सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर ने स्वयं उसे भेजा है और सुल्तान के मुख से निकले हुए जो जो शब्द है वो सिर्फ सुल्तान के शब्द नहीं है, ये ईश्वर के शब्द है। और हम सारे लोगों की एक तरीके से नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि उन चीजों का अनुपालन करें जो हमें हमारा ईश्वर कह रहा है। ईश्वर तो डायरेक्ट आकर के कहेंगे नहीं, ईश्वर ने अपनी बातों को पहुंचाने के लिए हमें धरती पर भेजा है और मैं उसका दूत हूं। आप सारी बातों को, उनकी बातों को मानो, इंप्लीमेंट करो। इसके तहत इन्होंने एक नियामत एक खुदाई पदवी को धारण कर लिया, उपाधि को धारण कर लिया। दूसरा देख रहे जिले इलाही। जिले इलाही का अर्थ होता था ईश्वर की छाया। एक कार्य कि मैं प्रतिनिधि हूं, अब दूसरा में फिर से एक कदम आगे बढ़ करके कह रहे हैं जी मैं तो खुद ईश्वर का ही छाया हूं, ईश्वर का ही छाया हूं, ईश्वर का प्रतिबिंब हूं। यानी अब कंप्लीट रूप से ईश्वर के समकक्ष हमें वो आप रिस्पेक्ट करो ईश्वर को, आपके प्रति ईश्वर के लिए जो सद्भावना है वो सारी सद्भावना है आप सुल्तान के प्रति व्यक्त करो। देख रहे ना, रजिया के बाद जो हम लोगों ने देखा था कि जो पदवी में गिरावट आई थी, उस पदवी को अब उठाने के लिए इनके द्वारा इस दैवीय सिद्धांत का सहारा लिया गया। दैवीय सिद्धांत के तहत नियामत खुदाई और जिले अल्लाही जैसी उपाधि धारण करते हैं। दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा कि इन्होंने खुद को अफरसियाब वंश से जोड़ दिया, यानी अफरसियाब वंश से जोड़ करके अब ये क्या कर रहे हैं कि सुल्तान की जो पद की जो गरिमा गिरी हुई थी, उस गरिमा को धीरे धीरे ये फिर से उठाने की कोशिश करते हैं, पेशकश करते हैं। क्लियर यहां तक? फिर इनके द्वारा देख रहे हैं कि पैबोस
इनके द्वारा फारसी रीति रिवाजों का भी प्रारंभ किया जाता है। फारसी रीति रिवाज जो थे जिसके तहत पैबोस और सिजदा दो चीजों का प्रयोग किया जाता है। पैबोस क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति आता था वो सुल्तान के अंगूठे को चूमता था, ठीक है, झुक करके सुल्तान के अंगूठे को चुन लेता था। दूसरा होता था सजदा। सजदा के तहत क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति आता था इस पोजीशन में, देख रहे हैं ना, इस पोजीशन में सुल्तान के समक्ष आकर के बैठ जाता था, सुल्तान को अपना एक तरीके से कहे सुल्तान के लिए अभिवादन प्रस्तुत करता था। यानी जो सुल्तान का पद इन्होंने देखा था कि सुल्तान का पद किस तरीके से धीरे धीरे डाउन हो रहा था, उस डाउन हो रहे पद को इन्होंने फिर से व्यवस्थित करने की कोशिश किया। और अब कोई भी व्यक्ति, खास करके ये तुर्की सरदार वर्ग होते थे, ये तुर्की सरदार वर्ग अपने आप को सबसे अधिक प्रतिष्ठित मानते थे और अपने आप को ही वो सर्वोच्च रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। तो हम लोगों ने देखा कि इन स्वरूपों के कारण सुल्तान के पदों में धीरे धीरे गिरावट आने लगी थी। तो उन गिरावटों को रोकने के लिए अब यह आवश्यक था कि सुल्तान के प्रति जो है रिस्पेक्ट, सुल्तान के प्रति जो है में भावनाएं, उन सबको एक पॉजिटिव स्वरूप प्रदान करना था। और उस पॉजिटिव स्वरूप प्रदान करने में बहुत हद तक देखेंगे कि बलबन ने भय का भी सहारा लिया, लोगों के मन में दहशत उत्पन्न करके उन्होंने उन चीजों को जागृत करने की कोशिश की। और उसी के संदर्भ में इनके द्वारा ये सजदा और पैबोस नामक दो परंपराओं की शुरुआत की गई। क्लियर? अब वही राजत्व का सिद्धांत के तहत ये कहते हैं कि सुल्तान का पद जो होता है ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया पद होता है। अब सुल्तान का पद जो है ईश्वर के द्वारा दिया गया है, ईश्वर का प्रतिनिधि होता है सुल्तान, ईश्वर का छाया होता है सुल्तान। ये सब कहने के पीछे मुख्य वजह क्या रही होगी? ये सब कहने के पीछे मेन वजह यह रही होगी कि यानी मैं जो कह रहा हूं आप उन बातों को सशब्द मानो, सशब्द स्वीकार करो। यानी आप हमारी कंप्लीट बातों को बगैर किसी भी विरोध के सशब्द यदि आप स्वीकार कर लेते हो, तो ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे राजा की शक्तियों में वृद्धि कर रहा था। और राजा की शक्तियों में जब धीरे धीरे वृद्धि होगी और ये वृद्धि की दर काफी अधिक यदि तेज हो जाएगी, इसमें किसी प्रकार की रुकावटें नहीं आएंगी, तो जाहिर सी बात है कि एक निश्चित समय के बाद राजा के अंदर निरंकुशता तो आ ही जाएगी। निरंकुशता कहने का अर्थ हुआ कि जिसपे किसी का भी किसी भी प्रकार से अंकुश नहीं हो। अब राजा के किसी भी चीजों पर किसी का भी कोई अंकुश नहीं लगने वाला था। इन सारे चीजों का मैसेज जो था बलबन ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में अपने लोगों को, अपने सरदारों को, अपनी आम जनता के बीच उन्होंने इस संदेश को पहुंचाने में काफी हद तक कामयाब भी रहे थे। क्लियर यहां तक? अब इनके द्वारा देखेंगे कि सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ स्वरूप प्रदान करने के लिए बलबन के द्वारा क्या किया जाता है? दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन किया जाता है। ठीक है, ये जिसे दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज के नाम से जाना जाता है। एक बार बीपीएससी पूछा भी था, दीवाने अर्ज संबंधित है, ऑप्शन में दे दिया था उन्होंने, राजस्व विभाग से संबंधित है, सैन्य विभाग से संबंधित है, अन्य किस किस विभाग से संबंधित है, ये भी पूछा हुआ बीपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। बीपीएससी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बलबन। एक क्वेश्चन लगभग मान के चला जाता है कि रहता ही रहता है। ठीक है, तो और उसी दीवाने अर्ज पद पर इनके द्वारा इमादुल मुल्क को बैठाया जाता है। इमादुल मुल्क को ये सैन्य विभाग का प्रधान बना देते हैं। फिर देख रहे हैं बलबन के द्वारा वरीद नामक एक गुप्तचर विभाग की गठन किया जाता है। अब ये गुप्तचरों से बलबन अब कंप्लीट सारे लोगों की गुप्तचरी कराया करते थे, इवन वो अपने पुत्र पुत्रियों का भी गुप्तचरी कराया करते थे। और जो तुर्की सरदार थे उन तुर्की सरदारों का भी गुप्तचरी करा करके अब उनके विषय में वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया करते थे कि ये लोग अभी राजा के बारे में क्या सोच रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजा के विरुद्ध में कोई षड्यंत्र चल रहा है, साजिश चल रहा है। क्योंकि कुछ हो चाहे नहीं हो, बलबन तो खुद ही उन सब चीजों का अंग थे जी। चालीसा दल के सदस्य रहे हुए थे, एक निम्न तरीके से निम्न वो पद से शुरुआत किए हुए व्यक्ति थे। तो सारे छोटे छोटे पदों पे लोग आपस में बैठ करके किन किन प्रकार की बातें करते हैं और राजा के विरुद्ध किस प्रकार से माहौल बनाने की शुरुआत करते हैं, इन सारे चीजों से तो बलबन बखूबी तरीके से अवगत थे। तो उनके मन में ये कहीं ना कहीं भय सता रहा था कि कहीं हमारे साथ भी इस प्रकार की कोई दुर्घटना घटित ना हो जाए। इसलिए अगर हमारे पास पूर्व में इंफॉर्मेशन रहेगा तो मैं सजग रहूंगा, उन सारी समस्याओं पे अंकुश लगाने में मैं कामयाब हो सकता हूं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए बलबन के द्वारा ये वरीद नामक गुप्तचरी संगठन की शुरुआत की गई थी। क्लियर? फिर अब बलबन के द्वारा चालीसा दल में के सदस्य बनते हैं, परंतु बलबन ने देखा था कि सुल्तान का जो पद था वो चालीसा दल के हाथों का सिर्फ और सिर्फ कठपुतली बनकर के रह गया था।
अब कोई भी कौन सा व्यक्ति सुल्तान की गद्दी पर बैठेगा, कितने समय तक बैठेगा और उसकी क्या क्या एक्टिविटियां होंगी, किस प्रकार से वो शासन व्यवस्था को संचालित करेगा, ये सारी चीजें थी। इन सारी चीजों का निर्धारण तुर्की सरदारों के द्वारा इन चालीसा दल के द्वारा ही किया जाता था। स्वयं चालीसा दल के सदस्य थे तो उन्होंने इन सारी चीजों को देखा था कि चालीसा दल वाले जो लोग हैं किस प्रकार से सुल्तान को अपनी कठपुतली बना करके रखे हुए, और कोई भी व्यक्ति सुल्तान पद पर तभी तक बना रह सकता था जब तक कि चालीसा दल के प्रति उसका विश्वास हो। जैसे ही चालीसा दल के प्रति उसका विश्वास कम हो जाता था, ये चालीसा दल वाले क्या करते थे कि उस व्यक्ति को हटा करके किसी दूसरे व्यक्ति को उस गद्दी पर बैठा देते थे। इसी का एक भुक्तभोगी हम लोगों ने देखा था जी, रजिया सुल्तान के साथ क्यों हुआ? रजिया सुल्तान के साथ इसलिए हुआ क्योंकि चालीसा दल ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया था जी। रजिया सुल्तान के बाद फिर देख रहे हैं कि बहराम शाह थे, बहराम शाह के साथ भी क्या होता है, उसी प्रकार से मसूद शाह के साथ, उसी प्रकार से नासरुद्दीन महमूद के साथ, उसी प्रकार से। तो बलबन तो इन सारी घटनाओं से, इन सारे चीजों से अच्छे तरीके से अवगत थे कि हाँ चालीसा दल क्या क्या कर सकता है। तो अब एक तरफ तो देख रहे हैं, दूसरी तरफ देख रहे हैं कि बलबन को यह भी कहीं ना कहीं भय और डर था कि कहीं हमारे ऊपर भी ये चालीसा दल प्रभावी ना हो जाए। और इन चीजों को देखते हुए बलबन ने क्या किया कि चालीसा दल को समाप्त घोषित कर दिया कि अब चालीसा दल किसी प्रकार से नहीं चलेगा। अब इसको समाप्ति के लिए बलबन ने दो प्रकार के हथकंडे अपनाए। पहला उन्होंने क्या किया कि जितने भी सर्वोच्च पद पर चालीसा दल तुर्की सरदार के लोग बैठे हुए थे, उन सारे लोगों को उस पद से मुक्त कर दिया। दूसरी चीज है कि जो लोगों को जो भी जागीरें दी गई थी, उन जागीरों को वापस लेना शुरुआत कर दिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि अब उन पदों पर ये बलबन अपने लोगों को स्थापित करने लगे, अपने लोगों को बैठाने लगे, जो ये उनके अपने लोग जाने लगे। अब उनकी पूर्ण निष्ठा और आस्था थी बलबन के प्रति, और बलबन के प्रति वो एक तरीके से जवाबदेही भी थे। परंतु जो पूर्व में चालीसा दल वाले होंगे वो कहीं ना कहीं बलबन के साथ जो समकक्ष चालीसा दल में काम किया होगा, वो किसी भी रूप में रहे बलबन को रिस्पेक्ट दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो तो अपना यार मित्र दोस्त ही समझता होगा। बलबन फिर जानता था कि अब कहा है का यार मित्र, मैं तो सुल्तान बन गया। आज भी वो चीजें वो अपना वो स्टेटस मेंटेन करने लगे। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले इस चालीसा दल को समाप्त करो। तो जागीरें छीन लिया, जागीरें छीन करके उन लोगों को अपदस्थ कर दिया गया। जो जिन लोगों ने विरोध किया उन लोगों की बलबन के द्वारा हत्या करा दी गई। इसी के तहत उन्होंने जहर का प्याला का भी प्रयोग किया। जो लोगों को होता था उनकी या तो जहर दे करके, या नहीं तो लॉ एवं रक्त की नीति अपनाते हैं। लॉ एवं रक्त यानी कि अगर आप हमारी बातों को मान गए तो ठीक है, नहीं मान गए तो चाकू मार करके, छुरा मार करके आपको अपनी बातें मनवा ही लेंगे। आप क्या रहोगे तब ना विरोध करोगे? विरोध करने वाला सारा ऑप्शन खत्म। यानी अपने विरोधियों को धीरे धीरे एक एक करके वो रास्ते से हटाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे। फिर एक बार क्या होता है कि बलबन के ही समय शासनकाल में अब आम जनता में भी सुल्तान की पदवी को, ये तो तुर्की जितनी भी चीजें हम लोगों ने देखा, इन चीजों में एक चीज वो कॉमन था कि तुर्की सरदारों, चालीसा दल या अन्य लोगों के बीच में अभी सुल्तान पद की प्रतिष्ठा बढ़ी थी। आम जनता के बीच में अभी भी सुल्तान पद जो था उतना अधिक प्रतिष्ठित नहीं हुआ था। तो अब बलबन के पास चैलेंज था कि आम जनता के बीच में भी सुल्तान पद की वो प्रतिष्ठा होनी चाहिए, सुल्तान पद का वो वैल्यूएशन होना चाहिए। एक बार बलबन के पास शिकायत आता है अवध और बदायूं के सूबेदारों का। अवध और बदायूं के सूबेदार, इन लोगों के ऊपर आरोप था कि इन लोगों ने अपने दास को पीट करके हत्या करा दिया था। कोई किसी प्रकार का विवाद जो होता है वो बलबन के पास आता है। बदायूं के सूबेदार थे मलिक बकबक और अवध के सूबेदार थे मलिक हैबर। इन दोनों को क्या करते हैं कि बलबन के द्वारा 500 कोड़ा मारने का आदेश दे दिया जाता है। अब इसके तहत क्या होता है कि अब जो सूबेदार थे लोकल जगह पे पोस्टेड रहते थे। लोकल जगह पे पोस्टेड है, मान लीजिए कि लोकल जगह पे पोस्टेड करने का मतलब हुआ कि ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में पोस्टेड है जी, यहाँ पर दिल्ली हम देख रहे हैं, दिल्ली यहाँ पर है पोस्टेड है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के जो लोग होंगे, यहाँ के लिए तो सर्वा यही होंगे, यही सूबेदार होंगे यहाँ के आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए। तो अब बलबन क्या करते हैं कि यहाँ के सूबेदार भी यदि किसी प्रकार की गलत करते हैं तो आम जनता के समक्ष यदि इन्हें कोड़े से पिटवाते हैं तो कहीं ना कहीं ये आम जनता के मन में ये मैसेज तो जाता है कि सूबेदार ही सब कुछ नहीं है, सूबेदार से ऊपर सुल्तान है। यदि सूबेदार भी हमारे साथ गलत करेगा तो हम लोग सुल्तान के पास कंप्लेन कर देंगे, सुल्तान के पास कंप्लेन कर देंगे तो सुल्तान क्या करेगा, एक्शन लेगा, और उसी एक्शन के तहत क्या होगा, उनके विरुद्ध में कार्रवाई होगी। क्लियर? दिल्ली के एक कोतवाल थे, दिल्ली के कोतवाल जिनका नाम था फखरुद्दीन। फखरुद्दीन जो थे ये बलबन के बहुत करीबी मित्र थे।
अब होता क्या कि बलवन ने जैसे ही उन जागीरदारियों को छीन लिया था तो वो लोग पहुंचते हैं इन्हीं फखरुद्दीन के पास। फखरुद्दीन से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे किसी भी तरीके से जागीरदारी को वापस दिला दीजिए। यदि जागीरदारी को वापस नहीं दिलाइएगा तो हम लोगों का जीवन यापन कैसे चलेगा। आज तो हमारे पास ऐसा भी नहीं है कि बहुत अधिक अकुत संपत्ति है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन यापन कर सके। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने फखरुद्दीन से रिक्वेस्ट किया। फखरुद्दीन ने ये बातें बलवन के समक्ष रखी कि देखिए, ध्यान में रखिए, जो पुराने जागीरदार है उन लोगों के जो हिस्से है उसको लौटा दिया जाए। बलवन फखरुद्दीन की बातों को स्वीकार कर लेते हैं और उन लोगों के द्वारा जो भी वहां से वसूल किया गया था उन सारी चीजों को ये जागीरों को वापस लौटा देते हैं। ठीक है। एक और व्यक्ति था, दिल्ली का व्यापारी था जिसका नाम था फक-ए-बाबनी। फक-ए-बाबनी जो थे ये दिल्ली के बहुत बड़े व्यापारी हुआ करते। इन्होंने एक बार कहा कि यदि सुल्तान आकर के मेरे से एक बार मिल ले तो मैं अपनी पूरी की पूरी संपत्ति जो होगा सुल्तान के नाम कर दूंगा। परंतु बलवन निम्न जाति से घृणा करते थे। निम्न जाति का मानते हुए वो बलवन ने इनसे मिलने से इनकार कर दिया कि मैं इनसे किसी प्रकार से नहीं मिलूंगा। क्लियर यहाँ तक। ये निम्न जाति के लोगों से घृणा किया करते थे, निम्न जाति के लोगों से नफरत किया करते थे कि इन्होंने खुद को अफरसियाब वंश से जोड़ दिया था। तो अफरसियाब वंश से जब खुद को जोड़ दिया तो अब इनका जो संबंध है एक तरीके से सर्वोच्च होने लगा। निम्न जाति के लोगों के साथ इनका किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं रहे। अब इस संदर्भ में देखे ना, फक-ए-बाबनी कहते हैं कि मिल लो हमसे, तो खाली मिल लोगे तो हम अपनी पूरी संपत्ति आपको दे देंगे। ये समझिए कि अंदाजा लगाइए कि आज के जैसे आप अंबानी और अडानी का नाम लेते हैं व्यापारियों में भारत के सर्वोच्च, उसी प्रकार से उस समय के ये फक-ए-बाबनी थे। परंतु बलवन ने सिर्फ और सिर्फ उनसे मिलने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वो निम्न जाति के थे। बलवन कहता भी है कि मैं जब भी निम्न जाति के लोगों को देखता हूं तो मेरी आंखें लाल हो जाती है, मेरी एक एक नाड़ियां उत्तेजित हो जाती है, क्रोध से मेरा भाव जो होता है तन जाता है और मेरा हाथ अपने आप तलवार के मुट्ठे पर चला जाता है। जी करता है कि इस निम्न जाति के लोगों का सर से गर्दन अलग कर दूं। मतलब देख रहे हो ना, ये बलवन का चीजें कितना कठोरता पूर्वक दिखा रहा है कि एक तरीके से वो अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। अब बलवन के कुछ कथन थे, कुछ कथन है, उन कथनों को देख लेते हैं। राजा का हृदय ईश्वर की कृपा का विशेष कोष है, यानी राजा के हृदय की तुलना इन्होंने जो कर दिया वो ईश्वर के हृदय के साथ कर दिया। ठीक है। और समस्त मनुष्य जाति में इसके समान कोई नहीं है, पूरे मनुष्य जाति में इसके समान कोई नहीं है। यानी ये कोटेशन कहीं ना कहीं दिखा रहा है ना कि राजा के पद को ये ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। राजा के प्रति लोगों की सद्भावनाएं हैं, वो कितना हद तक सकारात्मक स्वरूप प्राप्त करे, इस कोटेशन के माध्यम से हमें पता चल रहा है। दूसरा ये कहते हैं, एक अनुग्रही राजा सदा ईश्वर के संरक्षण के छत्र से रहित रहता है। एक अनुग्रही राजा सदा ईश्वर के संरक्षण छत्र से रहता है। तो अब फिर से अभी ईश्वर की कृपा उस व्यक्ति पे होती है, ईश्वर का डायरेक्ट इंपैक्ट रहता है उस व्यक्ति पे। फिर कहते हैं, एक अनुग्रही राजा सदा ईश्वर के संरक्षण के छत्र से रहित रहता है। राजा को इस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए कि मुसलमान उसके प्रत्येक कार्य, शब्द या क्रियाकलाप को मान्यता दे और प्रशंसा करे। यानी राजा की चीजों को जितना अधिक से अधिक उठाना हो, अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करना हो, उन चीजों पे ये बोल दे रहे। ठीक है। फिर ये कहते, जब भी मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी उत्तेजित हो जाती है। अब वही हाल है, राजा तो बने हुए थे, परंतु एक तरीके से कह रहे हैं ना कि उन्होंने उस पदवी को प्राप्त किया था, निम्न वर्ग से निकल करके सर्वोच्च पद को प्राप्त किया था, परंतु भय तो अभी भी था ना कि जिसके साथ रह करके ये गुलामों का सफर शुरुआत किए होंगे, जिसके साथ ये अमीर आखुर वाला पद प्राप्त किए होंगे, चालीसा दल में रहते होंगे। चालीसा दल में 40 सदस्य रहते थे ना जी, तो चालीसा दल में एक ये सदस्य होंगे, 39 तो अभी और होगा। तो ये 39 जो उनके साथ उस समय काम किया होगा, क्या बलवन को रिस्पेक्ट देता होगा? नहीं देता होगा। उसमें से हो सकता है 2-4-5 को बलवन का बहुत मित्र रहा हो, क्या 2-4-5 को ऐसा भी हो जो उनका मजाक उड़ा देता होगा बलवन का। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बलवन महसूस कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, किसी भी तरीके से राजा के पद और शक्तियों को मैं गिरने नहीं दूंगा। और हुआ भी इसी अनुरूप कि बलवन जब तक जीवित रहा
उन्होंने किसी भी प्रकार से लोगों को मन में राजा और सुल्तान की जो गरिमा थी, उस सुल्तान की गरिमा को एक सर्वोच्च स्वरूप उपलब्ध कराने में बलबन काफी हद तक हम लोग देखेंगे कामयाब हो जाते हैं। फिर उसके बाद 1286 ईस्वी में देखते हैं बलबन की मृत्यु हो जाती है। बलबन की मृत्यु हो जाती है तो अब 1285 ईस्वी माना जाता है कि 1285 ईस्वी में जो नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है मंगोल आक्रमण के दरमियान, जो बलबन के ज्येष्ठ पुत्र थे और बलबन के सबसे योग्य पुत्र वही थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के बाद खुलेआम कोई इस प्रकार का शोक नहीं मनाया, ना ही तो उन्होंने कोई राजकीय शोक मनाया, ना ही तो उन्होंने इसके प्रति कोई अपना एक तरीके से कहे शोक व्यक्त किया। वो क्या करते थे कि बंद कमरे में फुट फुट करके रोया करते थे, उनके वियोग में एक तरीके से याद कर करके अपने आप को दुखी कर लिया करते थे। धीरे धीरे ऐसा आया कि मात्र साल भर के अंदर ही बलबन की मृत्यु हो जाती है और बलबन की मृत्यु 1286 ईस्वी 1285 ईस्वी में पुत्र जाते हैं और 1286 ईस्वी में हम लोग देखें कि बलबन की मृत्यु हो जाती है। अब बलबन की मृत्यु हो जाती है तो बलबन की मृत्यु के पश्चात अब उत्तराधिकार की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि बलबन ने अपना उत्तराधिकारी तो अपने पुत्र को बनाया था, बड़े पुत्र को नासिरुद्दीन महमूद को, परंतु नासिरुद्दीन महमूद देख रहे हैं कि मंगोल आक्रमण में मारे गए। मंगोल आक्रमण जब वो मारे जाते हैं तो अब बनाया जाता है जो उत्तराधिकारी बुगरा खां को, परंतु बुगरा खां को हम लोगों ने देखा कि वो बंगाल का दायित्व सौंप दिए थे कि बंगाल में अब तुगलक कुश को हराने के बाद बंगाल का दायित्व बुगरा खां को दिया जाता। तो बुगरा खां ने कहा कि हमें दिल्ली से कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहीं पर ठीक हूँ, यहीं पर अपनी सत्ता व्यवस्था को संचालित करूंगा। तो फिर बलबन क्या करते हैं कि कैखू शरफ जो होते हैं ये नासिरुद्दीन महमूद के पुत्र थे, उनको ये बनाने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं कि अब यही व्यक्ति जो होगा हमारा उत्तराधिकारी बनेगा। परंतु जैसे ही बलबन की मृत्यु हो जाती है तो बलबन की मृत्यु के बाद अब तुर्की सरदार वर्ग जो थे, उन तुर्की सरदार वर्गों ने कैकूबाद को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। ये कैकूबाद जो था ये बुगरा खां का पुत्र था, बुगरा खां का पुत्र था, यानी बलबन का एक तरीके से कहे पोता था, बलबन का पोता था। ये दिल्ली की गद्दी पर आते हैं, परंतु जैसे ही दिल्ली की गद्दी पर आते हैं तो एक तरीके से कहे ये बिल्कुल आराम पसंद व्यक्ति था और भोग विलास में जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति था। अब इसके कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे देखेंगे कि दिल्ली की सल्तनत की जो बागडोर है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगी। वही देख रहे हैं फखरुद्दीन जो थे, अब दिल्ली के कोतवाल वो व्यवस्थाओं को अपने हाथों में ले लेते हैं, परंतु जैसे ही इस चीज की जानकारी उधर बंगाल में बैठे बुगरा खां को पता चलती है तो बुगरा खां आते हैं, इधर फखरुद्दीन की हत्या कर देते हैं। हत्या कर करके फिर कैकूबाद को वहां के दिल्ली सल्तनत की जो बागडोर होती है वो सौंपते हैं, परंतु कहते हैं ना कि लूर लुफुत बाई मुअले पर जाई, तो वही चीज इनके साथ भी रहा कि अब उस घटना के बावजूद भी ये सुधरते नहीं है, अपना उसी प्रकार से जीवन यापन कर रहे होते हैं। फिर बाद में देखेंगे लकवा के कारण लकवा मार देता है, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद अभी अल्प वयस्क जो थे शमसुद्दीन क्यूमर्स जो होते हैं वो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठते हैं। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर जैसे ही बैठते हैं तो अब आगे बढ़ने की जो जिम्मेवारी थी इनके जो थे तुर्की सरदारों को सौंप दिया गया कि शमसुद्दीन क्यूमर्स अभी तो नवोदित बच्चा था जी, छोटा सा बच्चा था, ये क्या अभी सत्ता व्यवस्था को संभालेगा। इसी का लाभ उठाते हुए देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में एक नया खिलजी जो का उदय होगा, जलालुद्दीन खिलजी नामक व्यक्ति शक्तिशाली हो रहा होगा। वो क्या करते हैं कि इस क्यूमर्स की हत्या कर देते हैं और क्यूमर्स की हत्या करके अब एक तरीके से गुलाम वंश का अंत हो जाता है और इसी के साथ एक नए वंश की स्थापना होती है जिसे खिलजी वंश के नाम से जाना जाता है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है तो बोलिए लोग।